मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हम कृषि संबंधी विभिन्न विषय आप किसानों के लिए लेकर आते हैं, उन पर होती है विस्तृत चर्चा और साथ ही विशेषज्ञों से लेते हैं आपकी समस्याओं का समाधान, आपके सवालों का जवाब। और ये सब कुछ संभव हो पाता है एक फ़ोन कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप सवालों से और साथ ही आपके ईमेल से। तो आइए सबसे पहले हम नज़र डालते हैं आज किन विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं और साथ ही क्या आज का हमारा विषय रहने वाला है जिस पर हम आपके प्रश्नों को कार्यक्रम में शामिल करेंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के विषय पर। आज का हमारा पहला विषय है फसलों में उर्वरकों का प्रयोग। और चलिए अब आपकी मुलाकात करवा देते हैं हमारे जो आज के विशेष मेहमान हैं, जो दो विषय से जुड़े हुए सवाल आपके लेंगे और विषयों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया जी। सर बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आप मुख्य प्रबंधक हैं इंडियन पोटाश नई दिल्ली में। जो हमारा पहला विषय है यानी उर्वरकों का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाए, इसके बारे में हम डॉक्टर तेवतिया जी से समझेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर तेवतिया जी हम यहीं से शुरुआत करते हैं कि उर्वरकों का इस्तेमाल क्यों बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने वो दौर भी देखा जब हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे खाद्यान्न में, फिर उसके बाद हरित क्रांति आई, उसके बाद हमने देखा किस तरीके से उर्वरकों का इस्तेमाल हुआ और हम खाद्यान्न में सेल्फ सफिशिएंट हुए, आत्मनिर्भर हुए, हमने विदेशों में भी भेजना शुरू कर दिया। तो ऐसे में ये बिल्कुल निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि एक क्रांति इस क्षेत्र में हमने देखी है, लेकिन यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि इसका उचित इस्तेमाल करना भी बहुत आवश्यक है। तो इसके किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए आपने बहुत ही अच्छी शुरुआत की है। हरित क्रांति से लेके और अब तक किसी समय वो था जब बंगाल फेमाइन आया था और उस समय लगभग 10 लाख लोगों की भारत में भूखमरी से मृत्यु हुई थी। बैगिंग बाउल उस समय कहा जाता था कि एक भिखारी का जो कटोरा कहते हैं इंडिया को कहा जाता था, लेकिन आज हम खाद्यान्न एक्सपोर्ट कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज को। तो जो हरित क्रांति में हमने नई नई वैरायटीज गेहूं की और धान की हम लेकर आए, उनकी रिक्वायरमेंट खाद की बहुत ज़्यादा थी, उनको उर्वरक की बहुत मात्रा की जरूरत थी। नई पॉलिसीज भी बनाई गई उर्वरकों को लेकर। हाँ, जो पंचवर्षीय योजना, थर्ड पंचवर्षीय योजना में एग्रीकल्चर को विशेष स्थान दिया गया और सबसे ज़्यादा बजट उसमें दिया गया और उसका उद्देश्य यही था कि जो हरित क्रांति जो इनसे आएगी उत्पादन बढ़ाना है हमको। और लेकिन इन जो उच्च उत्पादन वाली जो वैरायटी थी उनका एक रिक्वायरमेंट थी कि उसमें खाद जो नाइट्रोजिनस, फॉस्फेटिक और पोटेशिक इन फर्टिलाइजर की उचित मात्रा में जब तक इनमें नहीं अप्लाई करेंगे तो इनसे पैदावार नहीं ले सकते थे। तो उस समय फिर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया गया। मिड 60 में हरित क्रांति के इसके बाद में जो 80 का दशक था उसमें फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हमारी बहुत एकदम से बढ़ी और पैदावार हमारी बढ़ी। देखिए आज हम जब कभी 1950 में हमारा केवल 52 मिलियन टन का उत्पादन था देश में, आज 332 है, 332 प्रोजेक्टेड है। तो ये कितने गुना जो ज़्यादा बढ़ा है। तो ये सब हमारे अच्छे बीजों की वजह से, जो खाद की आपूर्ति की है उनकी वजह से, इरिगेटेड एरिया बढ़ने की वजह से ये हमारा खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा है। इसी के साथ साथ सूक्ष्म पोषक तत्वों की जो बात आती है वो ये है कि जैसे जैसे हमारी पैदावार बढ़ेगी तो जो हमारी जमीन में पोषक तत्व हैं उनका भी खनन ज़्यादा से ज़्यादा होगा, क्योंकि वो पर टन प्रोडक्शन चाहे वो स्टॉक का हो चाहे वो ग्रेन का हो तो वो उतने ही ज़्यादा पोषक तत्व जमीन से अवशोषित करेंगे हमारी जो पौधे हैं। तो उसमें 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है प्लांट को। तो आप हमारे किसान भाई शुरू में नाइट्रोजनस पे ज़्यादा ध्यान दिया, यूरिया देते थे, उसके बाद थोड़ा जागृति आई तो डीएपी और अब पोटास की भी डेफिशिएंसी आने लगी है। तो देखिए जो डेफिशिएंसी आने लगी हमारी ज़मीन में, हर एक मृदा की एक क्षमता होती है कि वो इसमें उसमें इतने पोषक तत्व हैं और वो इतना सप्लाई कर सकती है। अगर सर, और जैसे कि आपने बताया कि मृदा भी अलग अलग तरह की होती है और हमारे देश की बात करें तो हम बहुत समृद्ध हैं इस मामले में, विभिन्न तरह की मिट्टियाँ हैं और हर एक मिट्टी के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि इसमें किस तरह की फसलों को उगाया जा सकता है और साथ ही किस मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है, इसकी पूर्ति और सही मात्रा में पूर्ति करना बहुत ज़रूरी है। और यहीं पर ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि आप हमारे जो वैज्ञानिक हैं, जो हमारे विशेषज्ञ हैं, उनकी सलाह ज़रूर लें। तो आज हम इसी पर हम चर्चा करेंगे कि फसलों में उर्वरकों का प्रयोग किस प्रकार करें, कब कब करें,
कब ना करें ये भी जानना बहुत आवश्यक है। तो चलिए बातचीत को हम आगे बढ़ाएं, आपके प्रश्नों को लें। उससे पहले एक बहुत ही अच्छी आप रिपोर्ट देखिएगा जिसमें हम उर्वरकों के बारे में बहुत अच्छे से आपको बता रहे हैं कि क्यों ये महत्वपूर्ण है और कैसे इसका इस्तेमाल करना है। फसलों के उत्पादन को बढ़ाने में उर्वरकों का काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है, लेकिन फसलों में उर्वरकों का संतुलित इस्तेमाल करना ही अच्छा रहता है। खेतों में संतुलित उर्वरकों के इस्तेमाल का असर न सिर्फ उपज पर पड़ता है, बल्कि इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। उर्वरकों के संतुलित इस्तेमाल का मतलब फसल की जरूरत के अनुसार सभी जरूरी पोषक तत्वों को समुचित मात्रा में और उचित अनुपात में उचित समय पर मिट्टी में उपलब्ध कराना है। दरअसल जिस तरह अलग अलग मिट्टी में अलग अलग तरह की फसल की खेती की जाती है, उसी तरह अलग अलग फसल या सब्जी के लिए अलग अलग तरह की खाद इस्तेमाल की जाती है। इसलिए फसलों में उर्वरक का उपयोग करने से पहले ये जान लें कि आपके खेत की मिट्टी का गुण क्या है। उर्वरक की मात्रा मिट्टी के पोषक तत्वों पर आधारित होती है। अगर आपकी मिट्टी में पहले से ही पोषक तत्व मौजूद हैं, तो आपको दूसरे लोगों की तुलना में कम उर्वरक का उपयोग करना होगा। पौधों के संपूर्ण विकास के लिए 18 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। पौधों के लिए जरूरी मुख्य पोषक तत्वों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का उपयोग ज्यादा मात्रा में और अन्य तत्वों का उपयोग थोड़ी मात्रा में किया जाता है। उर्वरकों के संतुलित उपयोग से फसल को 3 पोषक तत्व सही अनुपात में मिल जाते हैं। कुल मिलाकर खेती के समय मिट्टी या फसलों में जो भी कमियां होती हैं, खाद या उर्वरक तुरंत उसकी पूर्ति कर देते हैं। इससे न सिर्फ फसलों की पैदावार अच्छी होती है, बल्कि उन्हें सुरक्षा भी मिलती है। डॉक्टर तिवारी, अब हम उर्वरकों के प्रयोग पर बात करते हैं। और देखिए, जैसा कि आपने भी बताया कि उर्वरकों के इस्तेमाल से ही हम सेल्फ सफिशिएंट हो पाए हैं खाद्यान्न में, लेकिन अब ये समय भी आ गया है जब हमें ये भी समझना बहुत आवश्यक है कि ये उर्वरक फायदे के लिए है, लेकिन कहीं ना कहीं इनसे नुकसान भी अब हो रहा है मिट्टी को। मतलब सही अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं तो एक लाइन आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी कि ये उचित इस्तेमाल है। तो इसको लेकर आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं ये बताऊंगा कि जो जमीन की रासायनिक, भौतिक और जैविक गुणों के लिए आवश्यक होता है ऑर्गेनिक मैटर, और वो जो 0.5% हुआ करता था कभी 1960 में, वो आज 0.2 पहुंच चुका है और उससे भी नीचे पहुंच चुका है। तो जो और उसके साथ साथ जो ये पोषक तत्व हैं, देखिए नाइट्रोजन है, मेन है, वो लगभग ऑर्गेनिक मैटर 85% सॉइल्स में डेफिशिएंट हो चुका है। नाइट्रोजन जो है वो कम से कम 87% में, और पोटास, ये फास्फोरस तो और भी ज़्यादा है, 91% सॉइल्स में डेफिशिएंट है, और अब 71% में पोटास भी डेफिशिएंट हो चुका है। और देखिए उसके बाद बोरोन हमारे किसान भाई बहुत कम डालते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि 47% जमीनों में बोरोन की भी डेफिशिएंसी हो चुकी है। 39% जमीनों में जिंक की कमी हो चुकी है। 37% जमीनों में आयरन की कमी हो चुकी है, और आपके कॉपर की भी 6%, और मैग्नीज भी कम से कम 23% जमीनों में इन तत्वों की कमी हो चुकी है। मेरा बताने का ये मतलब है कि एनपीके ही नहीं, अब जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनका भी महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्योंकि देखिए, जो आवश्यक पोषक तत्व और फसल के विकास का सिद्धांत ये कहता है कि ये जो पोषक तत्व हैं, सारे आवश्यक पोषक तत्व, अगर इनमें से कोई एक पोषक तत्व भी नहीं होगा तो पौधे की पूरा विकास नहीं हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपकी बात पे आता हूँ, जो गलत इस्तेमाल की बात, ये कहाँ से ये नैरेटिव बना। देखिए, हाँ, हम जब एक जमीन से तत्व निकाल रहे हैं, 17 पोषक तत्व निकाल रहे हैं हम जब जमीन से, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि उस जमीन में उतना लौटाए भी जिससे कि आगे आने वाली फसल को वो निरंतर उसकी सप्लाई देता रहे। जी जी जी। क्या हुई है चूक जो है वो ये हुई है कि जो हमने पोषक तत्वों का जो इस्तेमाल किया है
वो बिना सॉइल टेस्टिंग के किया है। बिल्कुल। क्यों जमीनों की जांच नहीं की। उसमें क्या है, नाइट्रोजन देते हैं, किसान ज्यादा से ज्यादा यूरिया डालते हैं और वो जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उनको डालना भूल जाते हैं। तो उसका असर क्या हुआ जी, जो 70 के दशक में जो 1 किलो NPK डालने से हमको 13 किलो खाद्यान्न मिलता था, वो आज 1 किलो NPK डालने से केवल 3 से 4 किलो मिलने लगा है। अब इसमें क्या हुआ कि अब इसमें रिसर्च होनी चाहिए थी कि ऐसा हुआ क्यों। कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट, मैं सो कॉल्ड इन्वायरमेंटलिस्ट कहूँगा, बिना रिसर्च के ये कहने लगे कि ये रासायनिक खादों ने जमीन खराब कर दी है, जबकि ऐसा नहीं था। अगर आप इनका संतुलित उर्वरक उपयोग करेंगे तो ये जो है, देखिए जैसे मनुष्य के लिए खाना है वैसे ही पौधों के लिए उर्वरक जो है एक फूड है, वो फूड का काम करते हैं। वो कोई ये नहीं करते मृदा खराब कर दी, ये कर दी। अगर संतुलित आपका फर्टिलाइजर नहीं डालोगे तो उपज आपकी कम होनी है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें कोई फर्टिलाइजर की कमी नहीं है, वो आपकी कमी है कि आप मैनेजमेंट सही नहीं कर पा रहे। इसीलिए हमने इस विषय को भी रखा है कि फसलों में उर्वरकों का प्रयोग कैसे करें। और देखिए, उर्वरकों का मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ रासायनिक उर्वरक हैं, जैविक उर्वरक भी है। आप वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इनका संतुलित इस्तेमाल करना और सही इस्तेमाल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि सर का भी कहना है। हमारे साथ एक कॉलर है, नंद स्वरूप जी हैं, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। आइए उनसे हम बात करें। स्वागत है नंद स्वरूप जी, हेलो किसान में। बताइए क्या प्रश्न है। हाँ नमस्कार सर, मैं जानना ये चाहता हूँ, ये जो पोषक तत्व वाली बात है, तो मैं ये जानना ये चाहता हूँ कि हम लोग जो है ये जो हरी खाद अगर खेतों में तैयार करें, इसके बाद फसल चक्र अपनाएं। फसल चक्र में हम उन फसलों को ले जिसमें दलहनी हो, तिलहनी हो, खाद्यान्न की फसलें हो, हमारी सब्जी की फसलें हो, और वो फसलें भी हम उसमें करें जो उथली जड़ वाली हो, गहरी जड़ वाली हो। इससे कितना बड़ा फायदा मिलेगा। ठीक है, बहुत अच्छे सवाल है दोनों के भी। और नंद स्वरूप हमारे बहुत ही रेगुलर दर्शक हैं और बहुत ही अच्छे सवाल होते हैं सर। तो इन्होंने तो अपने ही सवालों में ही मुझे लगता है जवाब भी दे दिया है। क्या कहना चाहेंगे? इनका जो सवाल था हरी खाद का जी, वो बहुत ही अच्छा सवाल है। और आज हरी खाद, फसल चक्र, और कितनी गहरी मिट्टी में फसलें लें, ये सब और कुछ जानना ये समय की मांग है। जैसा मैं बता रहा, मैंने पहले ही बताया, जो 1960 में हमारी जमीनों में 0.5% ऑर्गेनिक मैटर था, अब 0.2 या उससे कम रह गया। तो जो ये हरी खाद की बात करें तो उससे ऑर्गेनिक मैटर खेत में बढ़ेगा। तो मिश्रा जी, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि आप जो हरी खाद खेत में डालने की बात कर रहे हैं। 2 फसलों के बीच में, जैसे आप गेहूं और धान के बीच में 2 महीने रह जाते हैं, उसमें आप हरी खाद करके खेत में मिला दीजिए। उसके बाद धान बोइए उसमें, और आप उसमें 25% रासायनिक खादों की डोज कम भी कर सकते हैं। अगर आपने हरी खाद ढैंचा खेत में तुरंत मिलाई है, उसको सूखने ना दें। हरी जब वो पलट दें उसे, फॉलिएज को उसमें खेत में पलट दें, उसमें जुताई कर दें और पानी भर के तुरंत उसमें धान लगा दें। बहुत बढ़िया धान आपका होगा। जी जी। और मृदा को टेस्ट कराएं। मृदा टेस्ट करा के आपको ये पता चलेगा कि मेरे खेत में कौन सा पोषक तत्व डालने की जरूरत है और कौन से की डालने की जरूरत नहीं है, और डालूं तो कितनी मात्रा में डालूं। ये जो सॉइल टेस्टिंग जो लैब है, ये अपनी रिपोर्ट में पूरा उसका ब्यौरा देती हैं कि आपको कितना कितना डालना है। जी। अच्छा सर, इनका फसल चक्र से जुड़ा भी सवाल था एक। फसल चक्र, देखिए फसल चक्र बहुत ही जरूरी है। फसल चक्र क्या करता है कि फसल चक्र जब ये इन्होंने बहुत बढ़िया बात कही कि किसी की जड़ गहरी जाती है, किसी की। तो देखिए, जो उर्वरता है मिट्टी में, जब हम डिफरेंट डेप्थ की जो फसल बोएंगे तो वो एक फसल नीचे से लेगी पोषक तत्व, तो दूसरी फसल ऊपर जिसकी होगी तो ऊपर से लेंगे। तो उसको जो उसकी क्षमता जो है न्यूट्रिएंट की कार्य क्षमता, उसका वो ज़्यादा रहेगी और जमीन से ज़्यादा पोषक तत्व लेकर और उसको डिफरेंट क्रॉप में डाल सकते हैं। दूसरी बात, ये दलहनी फसलों की इन्होंने बात की थी। दलहनी फसलें एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स करती है, स्थिर करती है जमीन में। तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। दूसरा, उसके फॉलिएज को जमीन में मिला देते हैं, तो उससे ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है। जी जी बिल्कुल। हमारे एक दर्शक हैं, विपिन है, जिन्होंने सागर मध्य प्रदेश से कॉल किया है। विपिन जी, स्वागत है हेलो किसान में। बताइए क्या प्रश्न है।
जी नमस्कार मैम। नमस्कार विपिन जी। जी तेवतिया जी को भी नमस्कार। ये तो पुराने मित्र हमारे आकाशवाणी के। 2 सवाल पूछने थे मैम जी। मैं पहला ही जानना चाह रहा था कि क्या मृदा हेल्थ कार्ड के बिना फसलों में उर्वरकों का प्रबंधन संभव है या फिर नहीं है। दूसरा सवाल में ये था कि अगर वर्मी कंपोस्ट और जैविक खाद की ओर जाया जाए तो फिर क्या रासायनिक खादों की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी या फिर भी डालने पड़ेंगे। ठीक है विपिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों सवालों के लिए। अच्छे सवाल हैं आपके। पहला तो ये कि क्या सॉइल हेल्थ कार्ड बहुत आवश्यक है, क्या मृदा का टेस्ट कराया जाए या ना कराया जाए, उसके बिना भी क्या फसलों में उर्वरकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। सर किसान तो पहले ऐसे ही करते थे। देखिए सॉइल हेल्थ कार्ड बना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, उसके हिसाब से आप उर्वरक डाल सकते हैं। लेकिन अगर नहीं बना हुआ है तो मोटे मोटे तौर पे फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन दी गई है फसल के लिए। जैसे अगर धान की बात करें तो 150-60-40 की है। 150 नाइट्रोजन, 60 फास्फोरस और 40 पोटास। तो इस बेस पर आप डाल सकते हैं उसको। लेकिन डालने के लिए ये मात्रा ही जानना ही जरूरी नहीं है, उनको डालने का तरीका और उनको डालने का समय ये जानना बहुत जरूरी है, अगर उनकी कार्य क्षमता को आपको बढ़ाना है और आपके पैसे का सही सदुपयोग आपको करना है जी। तो देखिए मैं आपको 4 आर बताऊंगा। आर होती है ना, राइट के लिए जो आर बनती है। तो देखिए कोई भी हो, चाहे आपका कृषि आदान हो, कोई भी, चाहे आपका पेस्टिसाइड हो, चाहे आपका उर्वरक हो, 4 आर का मतलब पहली बात तो आपका सोर्स सही होना चाहिए, राइट सोर्स। वो सही यानी सही जगह से लें, सही प्रोडक्ट होना चाहिए। अच्छा। कि भाई जो जिस चीज के डालने की जरूरत है वही हम डाल रहे हैं। दूसरा होता है राइट डोज, उसकी मात्रा वो सही होनी चाहिए, जितनी हमारी फसल को ध्यान में रखते हुए उसकी रिक्वायरमेंट, और प्लस हमारे जमीन की सॉइल फर्टिलिटी को ध्यान रखते हुए जो सॉइल टेस्ट के द्वारा बताई जाती है उसको ध्यान में रखते हुए हम उसकी डोज निर्धारित करें। तीसरा आर होता है राइट मेथड ऑफ एप्लीकेशन, यानी डालने का सही तरीका, विधि। और चौथा आर होता है कि उस उर्वरक को डालने का सही समय, राइट टाइम। ये 4 चीजों की बहुत जरूरत होती है। और देखिए मैं मोटा यूरिया, डीएपी, एमओपी और माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में, ये चारों आर के बारे में मैं बताऊंगा जैसे आगे बात करेंगे। तो 4 आर्स अभी आपने बताए हैं। अब मशरूम से जुड़ा हुआ सवाल था हमारे वर्मी कंपोस्ट के बारे में। सर इन्होंने जानना चाहा कि वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करें तो क्या। वर्मी कंपोस्ट, फार्म यार्ड मैन्योर, ग्रीन मैन्योर, सब पर बात करेंगे। ये जैविक फर्टिलाइजर, ये सारी चीजें डालना जमीन में ऑर्गेनिक मैटर को 1.5% से ज्यादा रखने के लिए जरूरी है। लेकिन अगर ये कहेंगे, देखिए इन्होंने ऐसा क्वेश्चन कर दिया कि भाई क्या हम इनके अलावा फिर रासायनिक की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। वो देखो उस पर जरूरत होगा कि आपकी पैदावार कितना लेना चाहते हैं आप उससे। अगर पैदावार आप भरपूर लेना चाहते हैं तो रासायनिक खाद की आपको जरूरत पड़ेगी। और अगर आपकी ये है कि भाई मेरे को जो है केवल जैविक प्रोडक्ट चाहिए, मेरे को खाद नहीं डालनी है, तो आपकी मर्जी है, पैदावार आपकी घटेगी। लेकिन मैं इनकी एक शंका का समाधान कर देता हूं कि जो विषैले फूड बनते हैं, जो हमारा अनाज हो, दालें हो, जो जिनकी वजह से इन ऑर्गेनिक खेती की तरफ गए, उसमें फर्टिलाइजर को बेशक उसमें अलग रखा गया कि रासायनिक उर्वरक ना डाले जाएं, लेकिन एक कृषि वैज्ञानिक होने के नाते मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूं कि जो विषाक्तता आती है फूड में, जो पॉइजन आता है फूड में, वो फर्टिलाइजर से कभी नहीं आता, वो आता है पेस्टिसाइड से। और जो अगर ये कहते हैं कि स्वाद अलग हो जाता है, ये सब वो बेकार की बातें हैं। अगर जैसे आप ऑर्गेनिक मैन्योर डालोगे, वर्मी कंपोस्ट डालोगे, तो उनमें क्या होते हैं, इनमें खादों में हरी खाद डालोगे, इनमें सारे के सारे पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व को लगा के सब बैलेंस मात्रा में होते हैं। बिल्कुल। तो बैलेंस मात्रा में जब किसी भी पौधे में, फ्रूट में, अनाज में जब पोषक तत्व होंगे तो उसका टेस्ट अपने आप बेहतर अच्छा होगा, बेहतर होगा। बिल्कुल, डेफिशिएंसी नहीं होगी किसी तरह की। तो यही पोषक तत्व आप ऑर्गेनिक मैटर उसमें अच्छा रखें और सारे पोषक तत्व जरूरत के इस्तेमाल करें, जरूरत के अनुसार, तो वो ही रिजल्ट फूड में मिलेंगे। बिल्कुल।
तो जैसा कि आपने 4 आवर्स के बारे में बताया, तो बारी बारी से उसके बारे में भी हम जानेंगे। और सर हम ये भी समझेंगे कि जो फसलें अभी आने का समय हो गया है, मतलब धान का समय है, जो हम अगली फसलें लेंगे तो उनको लेकर उर्वरकों का कैसा इस्तेमाल होना चाहिए, नर्सरी में कैसे प्रयोग करें। एक और दर्शक है, उनका भी हम सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ नमस्कार मैडम जी, महेश शेट्टी जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। आप सांगली महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी स्वागत है शेट्टी जी, बताइए क्या प्रश्न है। मुझे टमाटर के लिए ड्रिप से उर्वरक कितने बार देनी चाहिए हफ्ते में, और कितना किलो एकड़ के लिए उर्वरक किस ड्रिप से किस तरीके से देना चाहिए, कितनी बार? सर कुछ पूछना चाहते हैं सर? हाँ देखिए, ड्रिप से अगर आपको फर्टिलाइजर देना है तो आपको पूरी क्रॉप का एक शेड्यूल बनाना होगा और वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर उसमें डालने होंगे। बेटर ये होगा कि जो टमाटर के, देखिए एक जो जनरली डाले जाते हैं उर्वरक, उनका सिद्धांत बिल्कुल अलग होता है, लेकिन आप ड्रिप इरिगेशन के साथ में डाल रहे हैं, उसका एंटायरली डिफरेंट सब्जेक्ट है। तो आप विशेषज्ञ से, किसी ने जिससे आपने ड्रिप इरिगेशन लगवाई हो उससे, या टमाटर के किसी स्पेशलिस्ट से आप बात करें, वो आपको वीकली एक शेड्यूल बना के देगा कि इतना आपका, क्योंकि उसमें वाटर डिस्चार्ज देखा जाएगा, कितना वाटर आपका बोरिंग किस उसका है, डिलीवरी कितनी हो रही है पानी की, उस पानी के साथ में कितना फर्टिलाइजर जाएगा। तो ऐसे एक ब्लैंक कोई भी आपको बताए उस पर विश्वास ना करके आप एक शेड्यूल बनाइए पूरा टोटल पूरे अपनी फसल का, तो बहुत बढ़िया आपका डिसीजन है, बहुत अच्छी पैदावार होगी आपकी। लेकिन उर्वरक के बारे में आप, जैसा कि मैंने बताया, पूरा शेड्यूल बनवाइए आप एक विशेषज्ञ से। ठीक है सर, तो आप विशेषज्ञ हैं ही हमारे साथ। तो जो 4 आवर्स हैं, जिसमें राइट सोर्स, राइट आपने बताया डोज और राइट मेथड और टाइम, इसमें सब कुछ कवर हो जाता है। बिल्कुल। तो हम राइट सोर्स से शुरुआत करते हैं। 4 आवर्स में देखिए, मैं इतना तो टाइम आपके पास भी नहीं होगा कि सारे उर्वरक के बारे में बताऊं, लेकिन मैं मोटा मोटा सबसे पहले यूरिया सबसे ज़्यादा डाला जाता है। पूरे फर्टिलाइजर जितने डलते हैं उससे आधे से ज़्यादा यूरिया डलता है पूरे देश में। तो उसको, यूरिया को डालने के लिए हमें यूरिया की प्रॉपर्टी को जानना होगा। जो नाइट्रोजन होती है वो मोबाइल होती है। मोबाइल मतलब कि नमी जहाँ जहाँ होगी उसके साथ साथ वहाँ अपने आप अवशोषित हो जाएगी। तो उससे क्या है कि एक तो ये फायदा है कि सब जगह पहुंच जाएगी, लेकिन नुकसान ये है अगर आप ज्यादा डाल देंगे तो उसके लॉसेस बढ़ जाएंगे, हमारे पौधों को कम मिलेगी और लीचिंग होकर नीचे जा सकती है या इवेपोरेट होकर ऊपर जा सकती है। तो इसलिए उसको स्प्लिट डोज का सिद्धांत करते हैं। स्प्लिट मतलब छोटी छोटी डोज। अगर आपको 150 किलो नाइट्रोजन धान में देनी है तो 50 किलो दीजिए आप बोते समय, 50 किलो दीजिए आप उसके फिर 45 दिन बाद, और उसके बाद में फिर आप जो है 90 दिन बाद में आप 1/3 दीजिए। तो और जो पोटास है और फॉस्फेट है उनको पूरी की पूरी मात्रा आप बुआई के समय दीजिए, क्योंकि वो मोबाइल नहीं होते। जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस को जहां भी डाल दोगे, इसको कहा जाता है आप इसको रूट जोन में डालिए। रूट में जहां रूट फैलेंगी तभी इसको प्लांट ले सकता है। ऐसा नहीं है कि वो धान की फसल लगा दी, आप ऊपर से डीएपी डालने लगे और वो नीचे पहुंच जाएगी। नहीं, ऐसा जो किसान भाई, कुछ ये रॉन्ग प्रैक्टिस है कि धान हो या गन्ना हो, इन फसलों में ऊपर से बोने के बाद में ऊपर से डालते हैं, वो ऐसे ही पड़ा रहता है ऊपर, क्योंकि जड़ें कभी भी ऊपर नहीं आती नीचे से। तो जड़ें नीचे जाती हैं और वो नीचे जाएगा नहीं, तो जड़ों का उसका मेल नहीं हो पाएगा। तो हमेशा फास्फोरस को रूट जोन में डालना चाहिए। फास्फोरस के बाद ये जो पोटास है, रूट जोन मतलब कैसे डालते हैं सर रूट्स में? रूट जोन में देखिए, जो बुआई करते समय तभी डालते हैं। इसको मिट्टी में मिलाएंगे नीचे, तो वो अपने आप रूट जोन में सारा फैल जाएगा। आप ये करिए। ऐसे ही पोटेशिक फर्टिलाइजर को भी बेसल डोज के रूप में देना चाहिए। अब सर हम बात कर लेते हैं, जो हम आर्ट्स की बात करें, सोर्स के बारे में आपने बता दिया सर, राइट डोज के बारे में भी हमारे दर्शकों को जानकारी दे दें उर्वरकों में। हाँ देखिए, मैंने जैसे बताया, सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप मृदा का परीक्षण कराएं। मृदा का परीक्षण कराने से आपको ये पता चलेगा मेरे खेत में क्या फर्टिलिटी लेवल है और मैं कौन सी क्रॉप हो रहा हूँ और उसमें कितनी रिक्वायरमेंट है। तो देखिए, मृदा परीक्षण से क्या लाभ होता है, कभी कभी किसान क्या है कि ये दूसरा किसान इस खाद को डाल रहा है तो मैं भी डाल देता हूँ, चाहे उसके जरूरत है उसके फसल को या नहीं है। उससे क्या होता है, उसका पैसा बेकार जाता है
लागत बढ़ती है। हाँ, लागत बढ़ जाती है, जबकि जिसकी चीज की जरूरत नहीं है, महंगे महंगे उर्वरक है, देखिए बहुत ज्यादा कीमत है आजकल, और वो बिना जरूरत जाने अगर आप डालेंगे तो आपका जो लागत है, जो उत्पादन लागत, वो बहुत बढ़ जाएगी। उसी पैसे को अगर आप उस उर्वरक को डालें जिसकी कमी मृदा टेस्ट में बताई गई है, तो आपको ज्यादा, एक तो आपकी फसल बढ़ेगी, एक दूसरा अनावश्यक आप गलत उर्वरक पे जो डालने वाले थे खर्चा, वो आपका बचेगा। तो देखिए, तो इसलिए मात्रा हर एक फसल में अलग अलग होती है। जैसे मैंने अभी बताया, धान में जैसे 150, 60, 40 डालते हैं, वही अगर गन्ने की बात करें तो 180 N, 60 फास्फोरस और 60 पोटास डालते हैं। तो वो उसी तरीके से अलग अलग हमको अलग अलग फसल के हिसाब से उर्वरक को डालना चाहिए। जी बिल्कुल। राइट मेथड के बारे में जान लेते हैं, यानी सही विधि क्या है उर्वरकों के इस्तेमाल की? देखिए, मैं यूरिया के बारे में बताऊंगा। नाइट्रोजन क्योंकि हाईली मोबाइल है और लॉसेस इसमें सबसे ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए अब जब आप यूरिया का प्रयोग करें खेत में, तो आपका पैर टिकना चाहिए। जैसे पानी लगाने के बाद में जब पैर टिकने लगता है, उस पर हल्की हल्की नमी रहती है, उस समय यूरिया का इस्तेमाल करना चाहिए। और किस समय चाहिए? दिन में देखिए, धूप में कभी भी यूरिया का इस्तेमाल मत करो, क्योंकि उसका अमोनिया बनकर वोलेटिलाइजेशन हो जाता है और लॉस हो जाता है। कभी भी जब ओस पड़ रही हो जाड़ों में, पानी हो पत्ते पे, तब यूरिया का इस्तेमाल मत करो, क्योंकि वो चिपक जाता है उस पे, पत्ते पे, और उसको हानि पहुंचाता है। और तो फिर कब इस्तेमाल करें? देखिए, जब 3-4 बजे जब दिन ढलने लगे, धूप की अपना जो तेजी है वो कम होने लगे, उसके बाद आप यूरिया का इस्तेमाल कीजिए। उसमें फ़ायदा क्या होगा कि आगे रात आने वाली है, टेम्परेचर डाउन आने वाला है, तो इतनी देर में वो अपने को पूरे जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा नाइट्रोजन, और पूरे पौधों को लेकिन सर, कई बार हमने देखा कि किसान मतलब चढ़ते दिन के साथ यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, गलत है वो गलत है, क्योंकि उसको तो पूरी धूप उसके ऊपर से गुजरेगी, तो वोलेटिलाइज होके उसके लॉसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है सर। देखिए, जो हमारा पैसा हम कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल, उसका सदुपयोग हो, इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है। आपका लास्ट पॉइंट रह गया था टाइम वाला, तो बहुत शब्द कम होने चाहिए, टाइम बिल्कुल खत्म है। देखो, टाइम मैंने बता दिया। टाइम जब यूरिया को डालना है तो 3 बजे के आसपास डालना बिल्कुल, तो वही जो दिन ढलने के बाद। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी। तो आज दोनों विषय पर बहुत अच्छी चर्चा हुई, बहुत सारे कॉलर्स ने हमें संपर्क किया और अपने सवाल पहुंचाए। हमें पूरी उम्मीद है कि आज जो जानकारी हमने दी है उससे हमारे दर्शकों को अवश्य लाभ होगा। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।